नेताजी के बारे में इतना कुछ कहा गया है, इतना कुछ लिखा गया है, तो कुछ बाकी नहीं रह जाता जो आप लोगों की जानकारी में नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा दौर है जिसमें एक विचार समूह विकृत इतिहास के जरिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की छवि को बनाने बिगाड़ने का काम करता रहता है। बनाता तो खैर क्या है, बिगाड़ने का ही काम ज्यादा करता रहता है। हम उन गलत तथ्यों की तरफ नहीं जाएंगे, बहुत सारा समय जाया होता है, लेकिन उनका मुकाबला करना बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी घटनाओं से, छोटे छोटे किस्सों से नेताजी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस आजाद हिंद फौज आईएनए के जरिए हम सब उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनकी वीरता, इस सब को जानते हैं, तो दरअसल आजाद हिंद फौज नेताजी ने स्थापित नहीं की थी। जनरल मोहन सिंह पंजाब के रहने वाले थे, ब्रिटिश फौज में भी दाखिल हुए थे और कालांतर में उन्होंने इसकी स्थापना की थी 15 दिसंबर 1941 को। हम जानते हैं उसके बाद जब यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और तब इसको आगे बढ़ाते हुए रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। और एक बाद में मीटिंग हुई जिसमें ये 19 मई 1942 में इसका एक सम्मेलन हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, जिसमें इस लीग को सर्वोच्च इकाई के रूप में मान्यता दी गई और आजाद हिंद फौज उसकी सेना के रूप में उसे मान्यता दी गई कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है वो सर्वोच्च इकाई रहेगी और उसकी सेना के रूप में आजाद हिंद फौज होगी। तो शुरू में रास बिहारी बोस उसके कमांडर थे, बाद में नेताजी इसके कमांडर इन चीफ बने। यहां ये बता देना भी जरूरी होगा बहुत संक्षेप में, जो इस पूरी कथा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायक के साथ जो और दूसरे नायक हैं साथ साथ जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, तो उनमें जनरल मोहन सिंह जी भी थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। बाद में वे आजादी के बाद जब भारत आए, आजाद हिंद सेना के तमाम सारे और सैनिक भी आए थे, जो यानी ट्रायल पर हम बात करेंगे, जैसे लाल किला ट्रायल कहते हैं। तो ये जनरल मोहन सिंह जी कांग्रेस के सदस्य रहे, बाकायदा पंजाब में बस गए थे, 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। तो यहां से आजाद हिंद सेना की बात शुरू होती है। और इसके बाद जब आजाद हिंद सेना की स्थापना हो गई और जर्मनी में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस, आप सब जानते हैं जब अंग्रेजों ने बीच में उन्हें एक बार गिरफ्तार किया और कलकत्ता से किस तरह वे अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर किस तरह फरार हुए और कितने लंबे रास्ते से अकेले सफर करते करते भेष बदल कर एक मुसलमान का भेष रखकर वे गए थे। वो पूरा जो फरारी का किस्सा है, किस तरह उन्होंने अपने भतीजे शिशिर बोस से कहा और उन्हें इस पूरी योजना में शामिल किया। और इला उनकी जो बहन थी शिशिर बोस की, उन 2 लोगों को सिर्फ मालूम था, बाद में बड़े भाई को उन्होंने बताया। ये जो आजाद हिंद सेना में जो सिपाही थे, ज्यादातर लोग वे थे जो युद्धबंदी के रूप में उस वक्त पकड़े गए थे, जिन्हें बाद में आजाद हिंद सेना में नेताजी ने और जनरल मोहन सिंह ने, रास बिहारी बोस ने शामिल किया था। तो जब आजाद हिंद सेना बन गई, लेकिन भारत के लोगों से संवाद का कोई माध्यम नेताजी को नहीं सूझा, तो उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। आप सब जानते हैं, मैं एकदम कोई ऐसी नई जानकारी नहीं आपको दे रहा हूं जो आपकी जानकारी में पहले से नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे किस्सों के जरिए छोटी छोटी नई बातें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं कि आजाद हिंद रेडियो जब स्थापित किया नेताजी ने, तो 9 भाषाओं में उसका प्रसारण होता था। जो लोग गांधी और नेताजी और नेहरू को लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए शायद ये जानकारी चौंकाने वाली होगी कि नेताजी के उस रेडियो में एक रेडियो का नाम था आजाद कांग्रेस रेडियो। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी से असहमति के बाद, कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद यहां से जाते हैं और जब वे आजाद हिंद सेना स्थापित करते हैं और उसका रेडियो स्थापित करते हैं,
तो उसमें से एक हिस्से का नाम रखते हैं आजाद कांग्रेस रेडियो। और ये जानकारियां मैं बहुत प्रामाणिक रूप से आपको दे रहा हूं। ये मेरे हाथ में एक किताब है, नेताजी सुभाष जर्मनी में, आप सब इसे देख सकते हैं। ये श्री कृष्ण सरल जी की किताब है। श्री कृष्ण सरल ओज के कवि थे। और मैं एक बहुत रोमांचक जानकारी आपको देना चाहता हूं। श्री कृष्ण सरल जी ने नेताजी पर इतना शोध किया है कि उन्होंने नेताजी के पूरे जीवन संघर्ष को जानने के लिए, उनकी पूरी यात्रा को जानने के लिए दुनिया के हर उस हिस्से का दौरा किया, दुनिया के धरती के हर उस कोने में पहुंचे जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे। उन्होंने नेताजी की पूरी कर्म यात्रा, पूरी संघर्ष की यात्रा को प्रामाणिक रूप से उस धरती को छूकर देखा, जाना, परखा। एक बार तो श्री कृष्ण सरल जी को जापान में लोगों ने पकड़ लिया था, उन्हें बंदी बना लिया था। सरल जी ने 2-3 किताबें सुभाष चंद्र बोस पर लिखी। एक तो ये मैंने आपको दिखाई, दूसरी उनकी किताब का शीर्षक है राष्ट्रपति सुभाष। नई पीढ़ी के लोग शायद नहीं जानते हो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदनाम राष्ट्रपति हुआ करता था। जो पत्र व्यवहार आप देखेंगे गांधी जी का या नेहरू का, पटेल का, जितने भी लोगों का, तो जब नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उसमें राष्ट्रपति के रूप में ही उन्हें संबोधित किया जाता था। श्री कृष्ण सरल जी की किताब में विस्तार से वर्णन है। और जर्मनी में जब नेताजी थे उस समय की सारी गतिविधियों का विवरण इस किताब में है। ये बड़ी जीर्ण शीर्ण सी किताब है। और संयोग से मैं एक निजी जानकारी भी साझा करना चाहता हूं। श्रीकृष्ण सरल जी मेरे स्वर्गीय पिताश्री के मित्र थे और भिंड आए थे, मेरे निवास पर ही रुके थे। और ये किताबें उन्होंने अपने हाथ से भेंट की थी। कुछ और किताबें मुझसे गुम हो गई हैं। दूसरा, आजाद हिंद रेडियो की हम बात कर रहे थे, तो उसमें एक और रेडियो था, उसका नाम था आजाद मुस्लिम रेडियो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चूंकि आजादी की लड़ाई उस वक्त चल रही थी और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ही वो संघर्ष चल रहा था, कुछ तत्व ऐसे थे, आप सब जानते हैं, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा उस समय सांप्रदायिक उन्माद की राह पर चल पड़ी थी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी सेना, उनका संगठन सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक था। उनकी पूरी सेना हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक थी। तो उन्होंने अपने रेडियो के जरिए भारत के मुसलमानों को संबोधित करने के लिए और जिन्ना की रीति नीति, जिन्ना की आलोचना करने के लिए, आगाह करने के लिए, सचेत करने के लिए आजाद मुस्लिम रेडियो की भी स्थापना की। ये इस किताब में बाकायदा जिस पृष्ठ पर है मैं वो भी दिखा सकता हूं। और इसके जरिए जब आजाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई और उसके जरिए भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तो नेताजी ने भारत छोड़ो आंदोलन, जो गांधी जी के आह्वान पर था, कांग्रेस के आह्वान पर था, उसके समर्थन के लिए आजाद हिंद रेडियो के जरिए अपने संदेश, अपने भाषण, अपनी सूचनाएं, और उनके जो साथी जो रेडियो के जरिए बात करते थे, चूंकि 9 भाषाओं में प्रसारण होता था, तो अलग अलग भाषाओं के जानकार जो उस समय के विद्यार्थी थे, कोई जर्मनी में पढ़ रहा था, कोई कहीं अध्ययनरत था, नेताजी ऐसे युवाओं को ढूंढ कर लाते थे। और आजाद मुस्लिम रेडियो की जिम्मेदारी उन्होंने 2 मुस्लिम युवकों को दी थी कि गांधी जी से लड़कर उनसे असहमत होकर गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के ही आह्वान पर शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन अपने रेडियो के जरिए करते थे। लगातार उसमें प्रसारण होते रहते थे और जिन्ना की आलोचना होती थी। जब सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसकी आलोचना भी इसी आजाद हिंद रेडियो के जरिए, उसे बेनकाब करने का काम, उसकी शर्तों को का खुलासा करने का काम नेताजी वहां से बैठकर कर रहे थे। इसी आजाद हिंद रेडियो से ही नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। यद्यपि उससे पहले जब गांधी जी और बा कस्तूरबा आगा खां पहले इसमें पूना में कैद थे, अंग्रेजों की कैद में, और जब बा की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने, उसमें राष्ट्रमाता कहा था उन्हें। उनके निजी संबंध बहुत अच्छे थे। ये झूठ और नफरत की फैक्ट्री कितनी भी कोशिश कर ले, तथ्यों और प्रामाणिक इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। गांधी जी से उन्होंने ये आह्वान किया कि महात्मा राष्ट्रपिता, आज हम आजादी की लड़ाई, निर्णायक लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जंग की जो लड़ाई है
वो आज शुरू होने जा रही है, इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। इसी उद्बोधन में उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान की आजादी की ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ नहीं फेंकेंगे और वाइसराय हाउस पर तिरंगा नहीं फहराएगा, तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध चलते चलते, हम सब जानते हैं, धुरी राष्ट्रों की पराजय हो गई और आजाद हिंद सेना के तमाम सेनानियों को यूरोप के देशों में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, जापान में कैद कर लिया गया। फिर वे भारत लाए गए। लंबी समुद्री यात्रा के बाद वे भारत पहुंचे। 28 अगस्त 1945 को मुंबई बंदरगाह पर जहाज से पहुंचे थे आजाद हिंद के तमाम सेनानी। वे रास्ते भर अपने पर्चे वर्चे फेंकते आए थे और आजादी के नारे, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद के नारे, नेताजी के नारे लगाते हुए आए थे। एक बड़ी रोचक दास्तान इस किताब में मिलती है, मैं उसे भी साझा करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं छोटे छोटे किस्सों से आपसे बातचीत कर रहा हूं। आजाद हिंद फौज के ये सिपाही ट्रेन से मुंबई से दिल्ली लाए जा रहे थे, बाकायदा कैद में थे और उन पर मुकदमा चलना था बाद में। तब दिल्ली स्टेशन पर एक ऐसा अद्भुत संयोग हुआ जिसका जिक्र श्रीकांत सरल जी ने प्रामाणिक तरीके से इस किताब में किया है कि जिस वक्त आजाद हिंद के सिपाहियों को दिल्ली स्टेशन पर पहुंचना था, उसी वक्त पंडित नेहरू को शिमला जाना था लॉर्ड वेवेल के साथ बातचीत करने के लिए, और उनकी ट्रेन कहीं और से आ रहे थे और दिल्ली स्टेशन पर उतरकर उन्हें दूसरी ट्रेन से शिमला जाना था। नेहरू जी के स्वागत के लिए जो लोग खड़े थे, उन्होंने देखा कि एक ट्रेन आकर रुकी है जिसमें से आजाद हिंद सेना के सिपाही उतरे हैं। लोगों में हलचल मची। जो लोग नेहरू जी के स्वागत के लिए मालाएं लिए खड़े थे, उन्होंने जब देखा कि ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के वीर सिपाही हैं जो इतना संघर्ष करके यूरोप से यहां तक आए हैं, तो उन्होंने जो मालाएं नेहरू जी के स्वागत के लिए लाई हुई थी, उन मालाओं से इन फौजियों को, आजाद हिंद के सिपाहियों को लाद दिया। पूरा दिल्ली स्टेशन जय हिंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के की अमरता के नारों से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद नेहरू जी की ट्रेन वहां पहुंची और जब नेहरू जी उतरे तो इन सिपाहियों ने, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज के सिपाही थे, उन्होंने अपने गले की मालाएं उतारकर पंडित नेहरू के गले में डाल दी। ये इस किताब के पेज नंबर 136 में दर्ज है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिंदाबाद के नारे लगाए। नेहरू जी ने काफी देर तक इन सिपाहियों से बात की। एक अद्भुत बात इन सिपाहियों ने कही। सिपाहियों ने कहा कि पंडित जी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब परेड में और रिहर्सल के समय या प्रशिक्षण के समय नेताजी आपको और पूज्य महात्मा गांधी को याद ना करते हो। हमने हर दिन आपकी गाथा बापू और सिपाहियों ने कहा कि हमने हर दिन आपकी गाथा, आपकी महिमा, आपकी महत्ता और आपका सम्मान अपने कमांडर इन चीफ की जुबानी सुना है। हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपसे यहां मिले। भारत आते ही हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई है। इसके बाद आप सब जानते हैं कि आईएनए के लोगों पर मुकदमा चला और ये मुकदमा लाल किला ट्रायल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले में जब इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, इसमें 3 बड़े सेना नायक थे, बाकी लंबी फहरिस्त है। शाहनवाज खान, सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन। मुस्लिम लीग ने शाहनवाज खान को मुसलमान समझकर, जानकर ये ऑफर दिया कि आपका मुकदमा हम लड़ेंगे, हमारे वकील लड़ेंगे। और गुरबख्श सिंह ढिल्लन सिख थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए अकाली दल सामने आया। लेकिन इतिहास गवाह है कि इन दोनों लोगों ने, उन दोनों राजनीतिक दलों से, जो कि वर्ग विशेष के नाम पर बने हुए दल थे, उनसे अपनी वकालत कराना इनकार कर दिया। और कांग्रेस ने जो डिफेंस कमेटी बनाई थी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कमेटी बनाई थी उसके जरिए अपना मुकदमा लड़ने पर सहमति दी। तो शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लन ने मुस्लिम लीग और अकाली दल को ठुकरा दिया। पंडित नेहरू ने जो कांग्रेस की डिफेंस कमेटी बनाई उसके जो सदर थे वे सर तेज बहादुर सप्रू थे, लेकिन वे बीमार पड़ गए, अस्वस्थ हो गए। कई लोग थे उसमें लंबी, जिसमें उस वक्त के जाने माने वकील भूलाभाई देसाई, सर दिलीप सिंह, आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं, बख्शी, सर टेकचंद, कैलाश नाथ काटजू, सुल्तान यार खान, ऐसे उस वक्त के जाने माने वकील कांग्रेस की इस डिफेंस कमेटी में शामिल हुए और आईएनए के इन सेनानियों का मुकदमा लड़ा। पूरे देश ने वो गूंज, वो नारा सुना होगा, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन शाहनवाज। जब ये इस मुकदमे के लिए कांग्रेस की डिफेंस कमेटी जाती थी, स्वयं नेहरू ने काला कोट पहनकर वकालत की इन सेनानियों के लिए। और अंत में जब भूलाभाई देसाई ने अपने तर्क की शुरुआत यहां से की कि ये मुकदमा एक जाति के लोगों के अपने स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा का मुकदमा है। अगर कोई देश, कोई समाज एक बार गुलाम हो जाए तो क्या हमेशा के लिए वो गुलाम रहेगा? क्या स्वतंत्रता का अधिकार हमेशा के लिए बाधित कर दिया जाएगा? और भूलाभाई देसाई के तर्क के सामने वो जो अदालत थी वो निरुत्तर हो गई और उस दुनिया के तमाम संगठनों ने, तमाम दुनिया के अखबारों में इस मुकदमे के बारे में छपता था। और अंत में उस वक्त जो ब्रिटिश सरकार के कमांडर इन चीफ थे सर क्लाउड एक्लनेक, उन्होंने अंत में इन सब सेनानियों को बरी कर दिया। तो आईएनए के सेनानियों का मुकदमा भी कांग्रेस के लोगों ने लड़ा। इसके बाद ये सब लोग, ये तीनों सेना नायक जो बाहर निकल कर आए, ये भी कांग्रेस से ही संबद्ध रहे। कर्नल ढिल्लन ने शिवपुरी से चुनाव लड़ा, सहगल ने चुनाव लड़ा, वे मंत्री भी रहे। और इस तरह से आजाद हिंद सेना और सुभाष चंद्र बोस की इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस उनके न रहने के बावजूद उनके साथ रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोरे सिपाही नहीं थे। एक बड़ी नाजुक बात आपसे साझा करना चाहता हूं, नेताजी एक कोमल हृदय वाले प्रेमी थे, बहुत प्रेम करने वाले मनुष्य थे नेता। उनकी पत्नी का नाम एमिली शेंकल था। वे ऑस्ट्रिया में, वियना में जब नेताजी अस्वस्थ थे और अपने इलाज के लिए गए हुए थे, तब उनके संपर्क में आई थी। और बाद में नेताजी को जब अपने पत्र व्यवहार के लिए, अपने लेखन के लिए सहायक की जरूरत पड़ी तो वे उनकी निज सहायक के रूप में उन्होंने एमिली शेंकल ने काम किया। नेताजी ने उनसे विवाह भी किया था और उनके बीच का जो पत्र व्यवहार है वो एक अद्भुत प्रेमी का पत्र व्यवहार है। वे ऐसे चिट्ठियां लिखते थे, माई डार्लिंग, दोनों एक दूसरे को माई डार्लिंग कहते थे। नेताजी ने एक पत्र में लिखा कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं बता नहीं सकता, हो सकता है मुझे गोली मार दी जाए, हो सकता है मुझे कैद कर लिया जाए, हो सकता है मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ये भी हो सकता है कि हम इस जीवन में दोबारा फिर कभी न मिल पाए। इसके बावजूद अगर हम इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मैं फिर तुम्हारे साथ होऊंगा। उनके सारे प्रेम पत्र अपार अगाध प्रेम से भरे हुए हैं। कई बार वे डांटते भी हैं, कुछ वे कहते हैं तुमने मुझसे कुछ किताबें मांगने को कहा है, किताबें भेजने को कहा है। बड़ी प्रेम भरी चपत लगाते हुए लिखते हैं कि पिछली बार जो मैंने तुम्हें किताबें दी थी वे वैसी की वैसी रखी हैं, मैं जानता हूं तुमने उन्हें पलट कर भी नहीं देखा है। ऐसा अपार प्रेम करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस न केवल एक देश प्रेमी थे बल्कि वे एक सच्चे प्रेमी भी थे। नेताजी एक विमान दुर्घटना में नहीं रहे। उनके और नेहरू के रिश्तों के बारे में भी बहुत अफवाहें उड़ाई जाती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती हैं जिनसे ऐसा लगता है कि वे जैसे शत्रु जैसे थे, जबकि सच यह है कि दोनों के बीच अनिर्वचनीय प्रेम और अगाध सम्मान था एक दूसरे के प्रति। वे एक दूसरे से पत्र व्यवहार में जो कुछ लिखते और कहते हैं वो आज की पीढ़ी के राजनेता, आज की पीढ़ी के ये लोग समझ भी नहीं सकते। एक और बात, आपको याद होगा कि एक बहुत
खास विचार समूह है जो लगातार ये कहता रहा था कि नेताजी की जो क्लासिफाइड वर्गीकृत फाइलें हैं जो खोली नहीं जा सकी हैं एक निश्चित समय तक, हम जानते हैं कुछ वर्गीकृत दस्तावेज होते हैं जिनका एक समय के बाद ही जिन्हें खोला जाता है। तो 2014 के चुनाव से पहले कुछ लोग बहुत जोर जोर से नारे लगाते थे कि फाइलें खुलेंगी तो पता नहीं कौन सा रहस्य सामने आएगा नेताजी और नेहरू के संबंधों के बारे में, गांधी के संबंधों के बारे में, और बड़े ढोल ढमाके के साथ कुछ साल पहले वे फाइलें खोली गई। एक भी दस्तावेज, मैं पुनः कह रहा हूं, एक भी दस्तावेज ऐसा सामने नहीं आया जिससे यह लगता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नेताजी के परिवार की जासूसी कराते थे, जैसा कि झूठ और नफरत की फैक्ट्री फैलाती रहती है। इसके उलट हुआ ये कि जब वे फाइलें सामने आई तो इस बात के प्रमाण मिले कि नेताजी ने वर्षों बाद तक नेताजी के परिवार के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत सरकार ने जो बन पड़ता था, जिस तरह की बन पड़ती थी, वैसा सहयोग किया। नेताजी की पुत्री स्वयं हर बार हर इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि नेहरू और उनके पिता के संबंधों को लेकर जो कुछ फैलाया जाता है वो गलत है। एक फर्जी चिट्ठी फैलाई जाती है, आपको याद होगा 2014 से पहले और उसके बाद, और आज भी सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी चलती है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का तथा कथित पत्र। उसमें स्पेलिंग तक गलत लिखी हुई है, प्राइम मिनिस्टर तक की स्पेलिंग गलत है। तो कैम्ब्रिज में पढ़े हुए जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर की स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिख सकते थे। वो जो बकिंगम पैलेस का पता है वो भी गलत लिखा हुआ है उसमें। टोटल फर्जी, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फोटोशॉप के जरिए पुराने फॉन्ट में बनाया गया एक पत्र है, वो सिरे से खारिज करने वाली चीज है। एक बात और, गांधी और उनके रिश्तों को लेकर जितनी बातें होती हैं, इसमें गांधी की उनके प्रति जो असहमति थी वो सिर्फ गांधी के साधन और साध्य की पवित्रता के प्रति अपनी निष्ठा के कारण थी। गांधी किसी भी रूप में हिंसा के रास्ते को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनका मतभेद इसीलिए था, और कांग्रेस में रहते हुए भी वे लगातार इस पर विचार विमर्श करते थे, इस पर मंथन करते थे। जो लोग आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपहृत करना चाहते हैं, उनका नाम अपनी टोपी में कलगी के रूप में लगाना चाहते हैं, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि नेताजी कांग्रेस के भीतर रहते हुए भी घनघोर और घोषित वामपंथी साम्यवादी थे। वे खुलकर कहते थे। उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का अपना एक अलग से संगठन बना लिया था, और जो कि बाद में, उनके बाद भी और अब तक भी पश्चिम बंगाल में जो वाम मोर्चा है सीपीआई सीपीएम वाला, उसका हिस्सा रहा है। घोर साम्यवादी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका कोई रिश्ता दक्षिणपंथी विचारों के साथ नहीं था। वे जितना जिन्ना के विरोधी थे उतना ही सावरकर के भी विरोधी थे, उतने ही वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विरोधी थे। उन्होंने बंगाल की सरकार में शामिल होने पर मुखर्जी और जिन्ना, इन सब लोगों की कितनी आलोचना लिखित रूप में और रेडियो के जरिए की है, इस सब के प्रमाण मौजूद हैं। उनकी अपनी सेना इस बात का प्रमाण थी कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के, सभी धर्मों की एकता के ही परिचायक थे। गांधी जी ने इसी बात के लिए उनकी तारीफ की है, आजाद हिंद सेना की तारीफ की है। बाद में जब सैनिक आए थे दिल्ली तो गांधी जी उनसे मिलने भी गए थे। गांधी जी के सम्मान में उन्होंने अपना वो जो गीत है कदम कदम बढ़ाए जा, सैनिकों ने गाया था गांधी जी के लिए, गांधी जी के सम्मान के लिए। उनकी फौज में, आजाद हिंद सेना में जो ब्रिगेड थी, उसमें एक ब्रिगेड गांधी जी के नाम पर थी, गांधी ब्रिगेड। एक ब्रिगेड नेहरू के नाम पर थी, नेहरू ब्रिगेड। एक ब्रिगेड मौलाना आजाद के नाम पर थी, आजाद ब्रिगेड। और एक ब्रिगेड रानी झांसी के नाम पर थी, रानी झांसी ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई के नाम पर। तो जो लोग मतभेदों की बात करते हैं वो वैचारिक मतभेद थे, सैद्धांतिक मतभेद थे, जो दो बड़े विचारकों में, तीन बड़े विचारकों में, और उस वक्त आजादी की लड़ाई में जितने बड़े बड़े लोग शामिल थे वे सब हर मुद्दे पर एक मत नहीं थे। तो जो गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो नेताजी और नेहरू को लड़ाने की कोशिश करते हैं, वे जो भूल जाएं कि वे आज के नेताओं जैसे राजनेता नहीं थे। वे महान विचारक थे, वे कोरे क्रांतिकारी नहीं थे, वे प्रेम करने वाले,
आदर्श राष्ट्र राज्य की कल्पना करने वाले लोग थे और उसके लिए तमाम वैचारिक असहमतियों के बाद देश की आजादी के लिए अपने अपने मार्ग से लड़ रहे थे। और अपनी बात का समापन मैं यहां से करूंगा कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस विमान दुर्घटना में मृत्यु की जानकारी महात्मा गांधी को मिली, तब गांधी जी के पास लुई फिशर बैठे हुए थे। लुई फिशर उनके जीवनीकार, जो बहुत प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है। गांधी जी की जीवनी बहुत लोगों ने लिखी है। लुई फिशर ने उनसे कहा कि बापू, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके तो बहुत मतभेद थे सुभाष के साथ। तब गांधी ने कहा कि मिस्टर फिशर, मुझे सुभाष जैसा दूसरा राष्ट्रभक्त लाकर दिखा दो, वो मेरे पुत्र के समान था। तो ऐसा अनेक अवसरों पर उन्होंने लिखा है गांधी जी ने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके पुत्र के समान थे। तो उनकी देशभक्ति पर गांधी ने कभी उंगली नहीं उठाई। एक दफा उन्होंने हंसकर कहा था, जब दिल्ली में आजाद हिंद सेना के सिपाहियों से मिले, तो उन्होंने कहा, क्यों नेताजी की सेना का नाम आजाद हिंद अहिंसक सेना नहीं हो सकता था क्या? इस तरह की चुटकी भी गांधी जी ने ली थी। आप सबसे बस इतनी ही विनती करेंगे कि जब भी ऐसा कोई झूठ आपको इन महानायकों के बारे में दिखाई दे, तो उसका प्रतिकार जरूर कीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये झूठ फैलाने वाले वे लोग हैं जिनका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में कोई योगदान नहीं था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो कुछ लोग अंग्रेजों के पक्ष में, अंग्रेजों की सेना में हिंदू युवकों को भर्ती कराने के लिए सैन्य परिषदें बना रहे थे। आप सब उनके नाम जानते हैं, उन विचार समूहों के नाम जानते हैं। एक बात और, जो जय हिंद का नारा है, वो भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में ही नेताजी ने स्वीकार किया था। उनके एक अनन्य सहयोगी थे आबिद हसन, उनके जरिए। और जब आजाद हिंद सेना बनी, उसमें लंबी चर्चाएं हुई कि इसका नारा, उद्घोष क्या होना चाहिए। तो शुरू में आबिद हसन ने जय हिंदुस्तान नारा दिया था, क्योंकि सभी धर्मों को समाहित करके कोई एक ऐसा नारा ढूंढ रहे थे नेताजी जो किसी एक धर्म का परिचायक न हो। तो जय हिंदुस्तान थोड़ा बड़ा लगता था, फिर आपस में चर्चा हुई और अंत में जय हिंदुस्तान को छोटा करके जय हिंद के रूप में स्वीकार किया गया। और अंतिम बात ये कि 15 अगस्त 1947 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, तब उसमें उन्होंने गांधी के साथ जिस एक व्यक्ति को याद किया था, उसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी के इस नारे को, जय हिंद का उद्घोष भी पंडित नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से उसी दिन पहली बार किया, जिसे आधिकारिक रूप से देश को अपनाने का आह्वान नेहरू ने किया था। इसलिए आज तक जय हिंद हमारा राष्ट्रीय उद्घोष है। मैं कोई बहुत इतिहास का जानकार नहीं हूं, बहुत साधारण विद्यार्थी हूं। इन किताबों के जरिए जो चारों तरफ बिखरी हैं हमारे और आपके, इनमें सब कुछ सिद्ध और प्रामाणिक रूप से मिल जाता है। बस इसमें से ही फुटकर जानकारियां जो मैंने बटोरी थी आपसे साझा की। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।